गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जूही श्रीवास्तव वर्तमान में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज के सत्र में हम आपसे उन विषयों की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा प्रासंगिक भी हैं। पिछले सत्र में हमने आपसे कुछ विषयों के बारे में बात करी थी। आज के सत्र का विषय है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका विषय कोड है बीपीएससी 131। पिछली सत्र में जिन विषयों के बारे में हमने आपसे बात करी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे कुछ अन्य विषयों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्यतः राइट्स यानी अधिकार, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता, सिटीजनशिप या नागरिकता एवं स्टेट एंड सिविल सोसाइटी यानी राज्य और नागरिक समाज। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकारों की। जैसे ही हम अधिकारों की बात करते हैं, हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि क्या राइट्स या अधिकार एक ऐसा विषय है जिसके बिना भी हम अपने समाज की कल्पना कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार या राइट्स एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी अधिकार है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि राइट्स क्या है, तो राइट्स वो नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनके बिना मनुष्य अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। मनुष्य राइट्स एक ऐसी क्लेम्स हैं जो मानव समाज या मनुष्य राज्य के ऊपर डालता है, अधिकार के बारे में मांग करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अधिकार हमें नहीं मिले तो उसके बिना हमारा जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। Rights are those necessary conditions without which we cannot realize our best self. जैसा कि आपको इस डेफिनेशन में समझ में आया कि अधिकार वह है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बिना हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित नहीं मान सकते। अब हम बात करते हैं कि राइट्स कितने तरीके के होते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि अधिकार हैं और अधिकार होने चाहिए, तो वो अधिकार क्या समाज के, क्या सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा क्या वो लेजिटिमाइज़ किए जाते हैं? लेजिटिमाइज़ यानी क्या उनको वैधता प्राप्त है? तो उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जब तक किसी भी कांसेप्ट को, किसी भी अवधारणा को लीगल बैकिंग नहीं मिलती है, लीगल सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो अधिकार यानी राइट्स कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जिन्हें समाज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है? क्यों उनको मान्यता दी जाती है? क्योंकि उनको पता है, सरकार को भी पता है कि मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनको अगर हमने पूर्ण रूप से उनको सुविधाएं नहीं प्रदान की तो शायद मानव का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। और अगर मानव का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा तो कभी भी वो राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपना योगदान नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं कि राइट्स कितने तरीके के होते हैं। तो राइट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं और अधिकारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है जॉन लॉक की। जॉन लॉक के बारे में हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि राइट्स का जो कांसेप्ट है, राइट्स की जो अवधारणा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिविल सोसाइटी में ही हम इमेजिन कर सकते हैं। हम एक तानाशाही जैसे वातावरण में अधिकारों की चर्चा ही नहीं कर सकते और इसीलिए जब हम लिबरल स्टेट की बात करते हैं, एक उदारवादी राज्य की बात करते हैं, तो उदारवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकार या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो व्यक्तियों के प्रति उदार होती है, व्यक्तियों के प्रति कहीं न कहीं एक अफेक्शन की फीलिंग रखती है, क्योंकि उनको पता है कि व्यक्तियों के सहयोग के बिना राज्य को संचालित करना अत्यंत कठिन है। और इसीलिए जॉन लॉक का नाम लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, यानी उदारवाद का जनक। और लिबरल स्टेट में ही जॉन लॉक ने जब जब अपनी स्टेट की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, जब उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि राज्य आएगा, लेकिन राज्य के आने का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य अपने अधिकारों को समर्पित कर देगा। उन्होंने बोला कि 3 ऐसे मुख्य राइट्स हैं, 3 ऐसे मुख्य अधिकार हैं जिनको लोग या व्यक्ति जिन्होंने राज्य के उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है, वो अपने पास उसको रिजर्व करके रखेंगे। और वो थे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको लॉक ने बेसिक राइट्स के बारे में या बेसिक राइट्स की टैगलाइन दी थी। उन्होंने बोला कि अगर राज्य कुछ भी ऐसा करता है या राज्य की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि होती है कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे मनुष्य के इन 3 बेसिक राइट्स का हनन होता है, जो वायलेट कर रहा है, तो व्यक्तियों के पास ये अधिकार है कि वो सरकार को या राज्य को
जो सरकारी तंत्र है उसको रिप्लेस कर सकें, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकें। तो सबसे पहले जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं यानी प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। नेचुरल यानी समथिंग व्हिच इज़ इनबिल्ट, कुछ हमारे साथ है जैसे ही हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वो हमारे साथ, हमारे सेल्फ से, हमारे स्व से, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं और वो है उसमें सबसे मुख्य होता है राइट टू लाइफ। जब हम राइट टू लाइफ की चर्चा करते हैं तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एक डिग्निफाइड लाइफ हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। डिग्निफाइड यानी एक ऐसा जीवन जिसमें हम अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और समाज और सरकार तंत्र में या प्रशासनिक व्यवस्था में भी अपना योगदान परिपूर्ण रूप से दे पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे राइट टू लाइफ या जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसको मान्यता प्राप्त हुई है और ये कहा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे भी राइट टू लाइफ व्यक्तियों से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप एक डिग्निफाइड लाइफ का राइट किसी व्यक्ति से छीन लेते हो, तो वो समाज में अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। पॉलिटिकल राइट्स आज के वर्तमान परिस्थितियों में भी अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या बोला, स्टेट, गवर्नमेंट और कॉमन मैन, ये तीनों मिलकर कहीं न कहीं समाज को एक सस्टेनेबल पोज़ीशन में लेकर जाते हैं। सस्टेनेबल पोज़ीशन का अर्थ होता है कि अगर समाज है, अगर राज्य है, तो राज्य के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति यानी जो सामान्य जनता है या जो आम नागरिक है, उसका योगदान सरकारी तंत्र में या प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार हमें मिलता रहे। और ये कब मिल पाएगा? जब हम उन व्यक्तियों को ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो सरकारी तंत्र में जुड़ें, आएँ और हमसे बातें करें। तो जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं या राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, तो राजनीतिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका उपयोग करके हम सरकारी तंत्र में जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जब हम इनडायरेक्टली उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रशासन हमारे प्रति उदारवादी सोच को अपना सकता है। यानी बेसिकली हम राइट टू वोट की बात कर रहे हैं या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या राइट टू होल्ड पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम सरकार के बारे में बात कर सकते हैं, हम सरकार की गतिविधियों का आलोचना भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे राजनीतिक अधिकारों में कहीं न कहीं शामिल या सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक राइट्स की। इकोनॉमिक राइट्स यानी आर्थिक अधिकार। इकोनॉमिक राइट्स यानी वो ऐसे अधिकार जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को समाज में बचा सकते हैं। जैसे कि राइट टू फूड, राइट टू क्लोथिंग, राइट टू शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य के कुछ ऐसे अधिकार, कुछ कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो आर्थिक अधिकारों या इकोनॉमिक राइट्स के बेसिस पर कहीं ना कहीं हम सरकार के सामने ये क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है और हमें ऐसी परिस्थितियों में, हमें ऐसे वातावरण में डालें, ऐसे वातावरण हमारे लिए क्रिएट करें जिनके माध्यम से, ऐसे वातावरण हमारे लिए बनाए जाएँ जिनके माध्यम से या जिनकी मदद से हम अपने आर्थिक अधिकारों का, हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उसके उनको पूरा करने के बाद ही कहीं न कहीं हम अपने सामाजिक जीवन में जो हमारा योगदान बनता है समाज की तरफ, वो हम उनको कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल राइट्स की। कल्चरल राइट्स यानी सांस्कृतिक अधिकार। कल्चरल जैसे कि आप समझ सकते हैं, सांस्कृतिक यानी संस्कृति से जुड़ा हुआ। तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी संस्कृति को, उसकी मूलभूत जो उसकी आधार है, आधारशिला है, उसको कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करते हैं और राज्य का भी ये अ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक ज़िम्मेदारी है कि वो एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करे जिसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे लेकर जाएँ। हम अपनी संस्कृति की मूलभूत जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उनको आगे लेकर जाएँ और अपनी संस्कृति की जो आधारशिला है, उसको कहीं न कहीं बचा कर रखें। राइट्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई। किसी ने नेचुरल राइट्स के बारे में बात करी, किसी ने हिस्टोरिकल राइट्स के बारे में बात करी, किसी ने लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में बात करी। तो जब आप इन विषयों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइट्स या जो अधिकार हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हमारे लिए, समाज के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम कुछ सामान्य शब्दों में अधिकारों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि राइट्स क्या होते हैं, एक रिलेटिव क्लेम्स है। रिलेटिव का मतलब कि सापेक्ष है।
एब्सोल्यूट नहीं है। सापेक्षता यानी अगर हम अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो समाज में रहने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, वो भी उन्हीं बातों के बारे में कहीं न कहीं बात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बोला कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो राइट टू वोट के माध्यम से कहीं न कहीं हम सरकारी तंत्र से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही अधिकार सामने वाला व्यक्ति भी कर सकता है कि इस समाज का नागरिक मैं भी हूँ, इस समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, तो कहीं न कहीं ये अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। तो हम अपने अधिकारों को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखते हैं, अपने अधिकारों को हम रिलेटिव वैल्यूज़ में देखते हैं, रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं। हमारे अधिकार समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं। और राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि मतलब माय राइट टू स्ट्रेच माय आर्म एंड्स वेयर द अदर पीपल्स नोज़ बिगिन्स, यानी हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं या दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कहीं न कहीं हस्तक्षेप ना कर रहे हों। दूसरा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि राइट्स कैन बी एन्जॉयड ओनली इन द सोसाइटी। हम समाज में रहकर ही अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समाज में रहने के बाद ही हमें एक नागरिकता मिलती है, हमें एक समाज के नागरिक होने का एक स्तर मिलता है। और अगर समाज के बिना हम राइट्स या का जो अधिकार हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी समाज का हिस्सा नहीं है, जब हम किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो अधिकारों की चर्चा हम नहीं कर सकते। दूसरी बात कही जाती है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अधिकार और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो कहीं न कहीं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि अगर हम राज्य से कुछ माँग कर रहे हैं, तो इन रिटर्न कहीं न कहीं राज्य भी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षा करता है। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो अगर हमारा एक रेसिप्रोसिटी का कांसेप्ट है, रेसिप्रोसिटी का कांसेप्ट समाज रेसिप्रोसिटी के कांसेप्ट पे ही कहीं न कहीं समाज आधारित है। रेसिप्रोसिटी यानी गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कुछ हम आपसे लेते हैं और कुछ हम आपको देते हैं। तो यही रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल कहीं न कहीं राज्य और समाज और नागरिकों के बीच में ऑपरेट कर रहा है। और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर व्यक्ति हमसे कुछ माँग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने उनसे राइट टू वोट के बारे में बात करी, अगर हमने उनको बोला कि हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अधिकार हमें मिल चुके हैं, तो उन अधिकारों का उपयोग करके हम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख रहे हो कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और बार-बार आपसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप तो अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि मताधिकार का उपयोग करके कहीं न कहीं आप एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को स्थापित करने की कोशिश करते हो। तो अगर आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अधिकारों के साथ आपकी जो ड्यूटीज़ थी उनका निर्वहन नहीं किया, तो राइट्स का जो कांसेप्ट है वो कहीं न कहीं मीनिंगलेस हो जाता है। उसके बाद हम ये करते हैं कि राइट्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन आइसोलेशन, यानी अगर हम एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो राइट्स का कंसेप्ट कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि राइट्स राइट्स का जो कंसेप्ट है उसको हम रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में जब रहता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करता है कि राइट्स क्या हैं, कैसे हम उनको समझते हैं और कैसे हम उनको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समाज में एक एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कभी भी हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि राइट्स एक ऐसा क्लेम है जो समाज के थ्रू मान्यता दी जाती है। और अगर हम समाज का हिस्सा ही नहीं है, अगर हम इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो कभी भी हम अधिकारों के बारे में नहीं बात कर सकते। तो ये कुछ बातें थी जिसमें, और अगर नो ड्यूटीज नो राइट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो नो ड्यूटीज यानी नो राइट्स। अगर आप अधिकारों के बारे में बात नहीं कर, बारे में बात कर रहे हो, तो उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ आपको ड्यूटीज के कंसेप्ट के बारे में बात करना होगा। एक कोड दिया जाता है कि इफ आई हैव माई राइट, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी। यानी अगर मेरे पास अधिकार हैं, तो समाज में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों के बारे में भी ध्यान रखना और उसके बारे में बात करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राइट्स और लिबर्टी का मतलब कभी भी लाइसेंस नहीं होता कि आपने अपने अधिकारों को एब्सोल्यूट तरीके से इस्तेमाल किया और सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, तो उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो रेशनल प्रिंसिपल्स पे आधारित होते हैं। रेशनैलिटी यानी द पावर टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में जानने समझने के बाद ही हम अधिकारों की चर्चा करते हैं। और अगर हम अपने अधिकारों को इरेशनल तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं वो हमसे वापस लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स में दूसरा, मोरल राइट्स। मोरल राइट्स यानी नैतिक अधिकार। मोरालिटी मोरालिटी एक ऐसा टर्म है जो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क में अत्यंत मतलब एक ऐसी जगह बना चुका है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मोरालिटी या नैतिकता यानी हम ह्यूमन सेंस ऑफ गुडनेस एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं। ह्यूमन सेंस ऑफ गुडनेस एंड जस्टिस यानी हम न्याय के व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, हम सबकी कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसी भी एक्शन से, हमारी किसी भी गतिविधियों से समाज में कुछ गलत ना हो पाए। तो हम ये कहते हैं कि मोरल राइट्स भी होते हैं, लेकिन मोरल राइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस या मानव चेतना पर आधारित हो रहे हैं, क्योंकि मानव चेतना में, मानव मस्तिष्क में कहीं न कहीं हम अपने रैशनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए सही-गलत के बारे में सोचते हुए अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है लीगल राइट्स की। तो लीगल राइट्स क्या है? लीगल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जिनको राज्य ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उनको मान्यता प्रदान की है और उनको एनफोर्स करने में राज्य अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है। और अगर इनको कहीं किसी भी तरीके से वायलेट किया जाता है, तो लॉ के थ्रू उसको हम पनिश कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में हमने बात करी। जैसा हमने आपको बताया कि राइट्स को लेकर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। नेचुरल राइट्स के बारे में बात करी जाती है कि नेचुरल राइट्स कौन से जो हैं वो इनएलिएनेबल होते हैं। इनएलिएनेबल यानी जो हमसे लिए नहीं जा सकते, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। लीगल राइट्स के बारे में बात करो तो लीगल राइट्स के बारे में बात करी थी लास्की ने, बेंथम ने, हीगल ने और ऑस्टिन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन लोगों का नाम लीगल राइट्स की कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि लीगल राइट्स क्या है, वो राज्य का कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट है? क्योंकि उनको लीगालिटी किसके थ्रू मिलती है, उनको वैलिडिटी किसके थ्रू मिलती है, राज्य के थ्रू। और लीगल राइट्स का ही एक दूसरा नाम या आइडियल राइट्स के नाम से लिया जाता है या आइडियलिस्टिक कंसेप्ट के नाम से लिया जाता है। आइडियल यानी एक आइडियल स्टेट में कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जिन्हें राज्य कहीं ना कहीं लागू करने का पूर्णतया प्रयत्न करता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो वो है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स यानी हम उन अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं या राज्य के द्वारा उन्हीं अधिकारों को मान्यता प्रदान की जा रही है जिसके माध्यम से हम सोशल वेलफेयर को अपग्रेड कर सके। सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक रूप से या समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का कहीं न कहीं भला हो। हमने आपसे पिछले सत्र में ये बात करी थी कि स्टेट का जो कांसेप्ट था, जो स्टेट का रोल था वो बदल गया। कैसे बदला? पहले हम पुलिस स्टेट की अवधारणा के बारे में बात करते थे, लेकिन आज हम कहीं न कहीं वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं और वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य। तो सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स इसी कल्याणकारी राज्य के कांसेप्ट की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें ये कहते हैं कि कहीं न कहीं हम उन्हीं अधिकारों को मान्यता देंगे या उन्हीं अधिकारों को राज्य के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कम्युनिटी वेलफेयर को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। और सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है रॉस्को पाउंड का। रॉस्को पाउंड ने सबसे पहले इस कल्याणकारी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करी और अधिकारों को इस वेलफेयर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करी। तो ये कुछ बातें थी अधिकारों के बारे में। अब हम बढ़ते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र जो लोगों का तंत्र है। आपको अब्राहम लिंकन की डेफिनिशन ज़रूर याद होगी, जिसमें उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक ऐसा तंत्र जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों का ही है। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया, क्रेशिया यानी पावर। तो अगर हम लिटरल टर्म्स में डेमोक्रेसी की मीनिंग के बारे में जानने की कोशिश करें या लिटरल टर्म्स में हम लोकतंत्र को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है पावर ऑफ द पीपल यानी लोगों की शक्ति या लोगों में कहीं ना कहीं ये शक्ति समाहित हो चुकी है जिसके थ्रू वो अपने आप को रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपने ऊपर की तंत्र व्यवस्था को सिलेक्ट करने में कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अब अगर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में बात करें कि लोकतंत्र को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि जो तंत्र व्यवस्था है वो लोकतंत्र पर आधारित है। तो इसका सबसे पहला जो फीचर है वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी हमारे ऊपर जो जिस प्रशासनिक व्यवस्था को हमने अपने ऊपर स्वीकार किया है उसमें जो लोग हमारे लिए नीति, नियम, कानूनों का निर्माण करेंगे, वो हमारे द्वारा चुने जाएँगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मैन टू गो देयर एंड मेक लॉज़। हम नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर हम ये कहते हैं कि लोगों का तंत्र है और अगर हम ये बोल दें कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने लिए नियम, नीति, कानून बना सकता है या सरकारी तंत्र का हिस्सा बन सकता है, तो ये संभव नहीं है।
तो हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, हमने लोगों को लोकतंत्र में ऐसी शक्ति दी कि वो अपने ऊपर लोगों को जो जो उनके ऊपर अथॉरिटी होगी उसको चुनने का अधिकार हमने उनको दे दिया और इसीलिए हमने बोला कि जो फाइनल डिसीजन होती है लॉ मेकिंग की, डेमोक्रेसी का जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है वो है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी यानी एक ऐसी संप्रभुता का की अवधारणा जो लोगों में कहीं न कहीं समाहित हो चुकी है, जो आम जनता में समाहित हो चुकी है। तो फाइनल डिसीजन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, लेकिन हमने उनको क्या नाम दिया, रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए उस सत्ता व्यवस्था में गए हैं और हमारे ही द्वारा चुने गए हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है एडल्ट फ्रेंचाइज़। एडल्ट फ्रेंचाइज़ यानी हर वो व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है या वो 18 साल का है, 18 वर्ष की आयु का है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे सकता है और हर वोट का इक्वल वैल्यू है। एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। ये नहीं कि आपने जो वोट डाला उसका वैल्यू अलग है, आपके जो अधिकार है वो अलग है और हमारा अधिकार अलग है। उसका नेक्स्ट फीचर होता है कि सोसाइटी जो है, आपका जो समाज होता है, वो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी बेस्ड कांसेप्ट होता है। यानी हम समाज में अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में हम एक ऐसे समाज की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे सब जिसमें हम समाज में रहने वाले हर व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना जो विकास है, उसको कर सकें और अपना जो कंट्रीब्यूशन है समाज की तरफ, उसको भी कर सकें। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हायरार्की और प्रिविलेज के बेसिस पर लोगों को अधिकार देंगे। हायरार्की यानी कि कौन बड़ा है पोज़ीशन में, पावर में, पहले हम उसकी बात करेंगे या प्रिविलेज सिस्टम हम चलाएँगे यानी प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट की कोशिश हमने देने की कोशिश की कि हम बायस्ड हो गए, हम प्रेजुडिस्ड हो गए और हमने कहीं न कहीं प्रेफ़रेंस देने की कोशिश करी। तो लोकतंत्र में प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट होता है लेकिन पॉज़िटिव ग्राउंड्स पे। लेकिन अगर हम नेगेटिव प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हायरार्की बेस्ड पोज़ीशन भी एब्सेंट हो जाती है और हम मेरिट की बात करते हैं, हम लोगों के योगदान की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बढ़े तो वेलफेयर पर्सपेक्टिव होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्हेरेइन हम सामाजिक जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जब हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, तो कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी के कल्याण के बारे में बात की जाती है, जहाँ पर सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, समान रूप से सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सामाजिक इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, असमानता को खत्म करने की बात की जाती है और समान रूप से सभी लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करने की बात की जाती है। अगर हम ये देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज़ हैं उनका सेंट्रलाइज़ेशन हो चुका है या उनका केंद्रीकरण हो चुका है, तो हम डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं कि हम पुनर्वितरण की व्यवस्था को स्थापित करेंगे और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो हम इलेक्शंस की बात करें जो अभी विषय चल रहा है, आपको हर जगह इस समय कहीं न कहीं इलेक्शंस के बारे में कहीं न कहीं कोई क चर्चा सुनने को ज़रूर मिल जाती है। तो इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है और इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इलेक्शन प्रोसेस का डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में फ्री और फेयर इलेक्शंस जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही फेयर हो यानी बायस्ड ना हो और एक ऐसे वातावरण में हो जहाँ पर लोगों के दिमाग पर कोई बोझ ना हो, वो उनको कोई दबाव ना हो कि हम क्या करें? कहीं न कहीं एक किंग कर्तव्य में मूड वाली स्थिति आ जाती है कि हम क्या करें, क्या ना करें कि तो उनको सोचने का कहीं न कहीं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और फेयर प्रोसेसेस को यूज़ करके चुनावी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की बात की जाती है। अगला जो मुख्य फीचर है लोकतंत्र का वो है फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान रूप से दिया जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं न कहीं हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने की बात भी की जाती है कि अगर उनका हनन हो रहा है, अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो हम उन्हें कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित संविधान की बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात की जाती है, जुडिशरी की बात की जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्ति पृथकीकरण की बात की जाती है। किसके बीच में? जो सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी इन तीनों के बीच में शक्ति पृथकीकरण की व्यवस्था को लाने की कोशिश की जाती है ताकि दोन तीनों एक-दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करें और एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में अपना संपूर्ण योगदान दें। अब अगर हम बात करें एडवांटेज की
लाइक ना लोकतंत्र की बात अगर हम कर रहे हैं और अगर लोकतंत्र इतना भारी विषय है तो इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी का वो ये है कि वो कहीं न कहीं डिसीजन मेकर्स के ऊपर दबाव डालता है। आपने लोकतंत्र बोला यानी लोगों का तंत्र जिसमें लोग कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये दबाव बन जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लें, पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखकर डिसीजन लें और कभी भी अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक फॉर्म में अपने आप को तब्दील करने की कोशिश ना करें क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो ये लोगों की सत्ता है, लोगों ने हमें सौंपी है और जैसे ही हमने सत्ता का दुरुपयोग किया, वो सत्ता हमसे वापस ली जा सकती है। तो कहीं न कहीं जो निर्णय लेने वाले तंत्र है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके ऊपर ये दबाव निरंतर रूप से बना रहता है और क्योंकि वो दबाव में रहते हैं, तो वो अच्छे डिसीजंस को लेकर आगे आते हैं। दूसरा लोकतंत्र की व्यवस्था का क्या है, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर भेजा है। तो एक अधिकार यानी एक विचार को लेकर ही डिसीजन नहीं बनता है, मल्टीपल व्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पर। जब मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मल्टीपल व्यूज़ हो जाते हैं और अगर मल्टीपल व्यूज़ होते हैं, तो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं कि अगर ये नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं। तो हम वी यू नो बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कहीं न कहीं बेस्ट आइडियाज़ को पिक करने का अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है कि अगर इतने सारे व्यूज़ आए हैं, तो हम इनको जज करेंगे, इनकी रेशनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल कम विद द बेस्ट पॉसिबल आइडियाज़ जो कि हमें लॉ मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तीसरा अगर हम बात करें तो लोकतंत्र कहीं न कहीं लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान देता है। जो आम नागरिक है उसके व्यक्तित्व के विकास में, उसके चरित्र के विकास में लोकतंत्र बहुत ही आवश्यक रूप से अपना जो रोल है वो प्ले करता है। क्योंकि हमने क्या बोला कि हम समानता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जब हम समानता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने लोगों के बारे में सोचा। हमने समाज से इनइक्वालिटी रिमूव करने की बात करी। हम लोगों को एक रेशनैलिटी का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? हम उनको बता रहे हैं कि आप ये देखो कि क्या सही है, क्या गलत है और अपने लिए अच्छा तंत्र व्यवस्था लेकर आइए। तो हमने उनको रेशनल बनाने की कोशिश करी। हमने उनको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करी कि एक फ्री एनवायरनमेंट में आप ये देखो कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है और आप सरकार के लिए क्या कर रहे हो और कैसे इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप को हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आगे लेके जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों के कैरेक्टर बिल्डिंग में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ही अपना अत्यंत आवश्यक जो योगदान है वो दे रही है। डेमोक्रेसी को लेकर विभिन्न पर्सपेक्टिव्स आए, लोगों ने विभिन्न तरीके से डेमोक्रेसी को समझने की बात करी। लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें कि डेमोक्रेसी के कौन से 2 व्यूज़ हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं, तो सबसे पहले हम प्रोसीजरल व्यू के बारे में बात करेंगे और हम सब्सटेंटिव व्यू के बारे में बात करेंगे। प्रोसीजरल व्यू को मिनिमलिस्ट व्यू भी कहते हैं और सब्सटेंटिव व्यू को मैक्सिमलिस्ट व्यू कहते हैं। जो प्रोसीजरल डायमेंशन है डेमोक्रेसी का वो ये देखता है कि जो प्रोसीजर्स हैं डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र में जितनी भी प्रक्रियाएं चल प्रोसीजर यानी प्रक्रिया तो लोकतंत्र में जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो फेयर हो वो कहीं ना कहीं बायस्ड भी ना हो और एक ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही हो जहां पर लोगों के डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो प्रोसीजरल डायमेंशन कहीं ना कहीं प्रोसीजर की फेयरनेस के बारे में बात करता है वो ये देखता है कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस हो रहे हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही है और प्लूरल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की जा रही है। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी राजनीति में हमारा भाग लेना, हमारी सहभागिता। तो प्लूरल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी बहुत सारे लोगों को राजनीतिक सहभागिता दिखाने का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो दिया जा रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमन मैन कि वो किस तरीके से अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करते हुए तंत्र व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं मिनिमलिस्ट व्यू में क्या किया जाता है बेसिकली हम ये कहते हैं कि क्योंकि हम प्रोसीजरल फेयरनेस की बात किए जाते हैं तो एक क्रिटिसिज्म ये आया मिनिमलिस्ट व्यू का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर पे फोकस करते हैं और लोगों के बारे में हम कम बात करते हैं। तो ये माना गया कि प्रोसीजरल व्यू में लोगों को पैसिव रोल दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें जितना बताया गया था उतना ही करने की उनको अपॉर्च्युनिटी दी जाती थी और इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहीं न कहीं हमारे पास सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करी गई और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी यानी जो मैक्सिमलिस्ट व्यू था, उसने प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव के शॉर्टकमिंग्स को हाइलाइट किया। उसने बोला कि जो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, अगर हमने उनको कम नहीं किया, जो आर्थिक और सामाजिक इनइक्वालिटी या असमानता समाज में है, अगर हम उनको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लोग
प्रशासनिक व्यवस्था में लोग लोकतंत्र में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाएँगे। तो जो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी थी, जो मैक्सिमलिस्ट डेमोक्रेसी थी, उसने कहीं न कहीं सोशल इक्वालिटी पे फ़ोकस करा। उसने ये बात करी कि जो कॉमन गुड का कांसेप्ट है, यानी जो कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में हम बात करते हैं, जो हम सामुदायिक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करते हैं, हमें लोगों को उस पर्सपेक्टिव से एक्टिव रोल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हमें असमानताओं को हटाना पड़ेगा और हमें लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके लोग हमसे जुड़ पाएँगे और हम उनको कहीं न कहीं एक इक्वल पर्सपेक्टिव पे ध्यान दे पाएँगे। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो बहुत सारे टाइप्स है। पार्टिसिपेटरी मॉडल है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाता है। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर कोई एक ग्रुप डोमिनेट नहीं करता है, जहाँ पर मल्टीपल पार्टीज होती है, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं जो कम्पीट करते हैं और बेस्ट ग्रुप निकल के को आने की कोशिश करता है, जिसमें आप जैसे आप बात कर सकते हो मल्टी पार्टी सिस्टम की, कि एक पार्टी डोमिनेट नहीं कर रही है, विभिन्न पार्टियां हैं जो कम्पीट कर रही हैं और आगे निकल कर आ रही हैं। इसके बाद डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी है, क्लासिकल डेमोक्रेसी है जिसमें लोकतंत्र की जो क्लासिकल पर्सपेक्टिव था, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सबसे अत्यंत आवश्यक डेमोक्रेसी का फॉर्म है, वो है ई-डेमोक्रेसी। ई-डेमोक्रेसी जैसे ही आप बात करते हो, तो आपके बारे में बात आती है कि ई-डेमोक्रेसी यानी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो येस, ई-डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी यानी हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मीडियम्स को यूज़ करके मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करके हमने लोगों के जो पार्टिसिपेशन था उसको बढ़ाने की कोशिश करी। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है ये लोगों को समझाया, लोकतंत्र के बारे में पूर्ण रूप से लोगों को सूचना दी और उनको ये भी बताया कि कहीं न कहीं इसके माध्यम से भी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ के रख सकते हो। तो ई-डेमोक्रेसी एक ऐसा कांसेप्ट है जो धीरे-धीरे हमारे समाज में आ रहा है और अनडाउटेडली ये बहुत ही एक अत्यंत आवश्यक अवधारणा के रूप में आपके सामने आगे के दिनों में आ सकता है। अब अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो सबसे पहली बात होती है हमारा प्रिएम्बल, हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसने कुछ शब्दों में ही ये बता दिया कि क्या हमारा डेमोक्रेसी किस तरीके से आगे रहेगा। उसने बोला कि इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन यानी संप्रभुता है, सोशलिस्ट यानी समाजवाद पे आधारित है, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेटिक यानी लोगों का तंत्र और रिपब्लिक यानी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जब हम बात करते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो इस राज्य का अल्टीमेट हेड है, वो इलेक्टेड है। अब हम अगर हम बात करें हेड ऑफ द रिपब्लिक इंडिया में कौन है? तो वो है प्रेसिडेंट। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम तो उनके इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो हमारा जवाब ये है कि इनडायरेक्टली हम हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हमारे द्वारा चुने गए जो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो हिस्सा ले पाते हैं। तो हमारे थ्रू जिन लोगों को हमने पावर दी कि वो रूल मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दें, वो ही लोग आगे जाके हेड ऑफ द स्टेट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारा भी पार्टिसिपेशन होता है हेड ऑफ द रिपब्लिक को इलेक्ट करने में। दूसरा इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर है फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर का भी और यूनियन लेजिस्लेचर का भी, जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज पे आधारित है। उसके बाद होती है रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ के सामने या कानून के नजर में सभी एक समान हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट एवी डाइसी ने दिया था और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आपको भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो शक्ति पृथकीकरण है, सब अपना-अपना उन्होंने अधिकार क्षेत्रों के बारे में समझ लिया है। सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को भी हाइलाइट कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये भी बता दिया गया है कि किस तरीके से हम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट इंटरवीनिंग इंटो द पावर्स ऑफ द अदर विंग। बिना दूसरे विंग के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना कैसे हम अपना कार्य को कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग की बात करता है, जुडिशरी न्यायिक प्रक्रिया की बात करता है, एग्जीक्यूटिव नियम और कानून को एग्जीक्यूट करने की बात करता है, तो तीनों के अपने-अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीडिया, फ्री मीडिया का होना भी डेमोक्रेसी का एक, मीडिया को कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को माना जाता है, पब्लिक ओपिनियन को माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि एक फ्री मीडिया होना चाहिए, जो कि स्टेट इंटरफेरेंस से दूर रहे और ये फ्री मीडिया कहीं न कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ये कुछ बातें थी जिनमें हमने डेमोक्रेसी को सम अप करने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर यानी एक ऐसी सोशियो कल्चरल डेफिनिशन या सोशियो कल्चरल डेफिनिशन ऑफ मैन एंड वुमन। आप समाज में रह रहे हो और सामाजिक व्यवस्था में पहले ही बता दिया गया कि ये व्यक्ति दिस पर्सन इज मेल एंड दिस पर्सन इज फीमेल। तो ये जो मेल और फीमेल का डेफिनेशन आपको मिली हुई है कि कौन सा व्यक्ति मेल है, कौन सा व्यक्ति फीमेल है, द कल्चरल डेफिनेशन जो कहीं न कहीं पुराने टाइम से या पुरानी व्यवस्था से चली आ रही है, जिसके माध्यम से जो समाज है वो स्त्री-पुरुष को कहीं न कहीं उनके रोल्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है। हमने बता दिया कि ये व्यक्ति एक मेल पुरुष वर्ग को है और ये जो महिला है ये महिला वर्ग में जाती है। तो कैसे हमने ये बोला? हमने उनकी सोशियो कल्चरल डेफिनिशन को समझा, हमने उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा और हमने बोला कि इसी कल्चरल डेफिनिशन के आधार पर, इसी सोशल पर्सपेक्टिव के आधार पर हम उन्हें समाज में विभिन्न जो रोल्स हैं, वो देने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन द मेन एंड वुमेन, वी असाइन देम डिफरेंट रोल्स। हम उनको बताते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति जो एक मनुष्य समाज में कर सकता है और एक कौन से ऐसे कार्य हैं जो एक महिला समाज में कर सकती है। एक एनालिटिकल टूल माना जाता है जेंडर को कि जिसके माध्यम से हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है या वो कौन सी सोशल रियलिटीज हैं मेन और वुमेन को लेकर जिनको समझते हुए हम समाज के अन्य लोगों को भी समझाएंगे। सोशल रियलिटीज यानी हमने कह दिया कि ये जो फला व्यक्ति है ये पुरुष वर्ग में जाता है और ये फला व्यक्ति जो है महिला वर्ग में जाती है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि सोशल पर्सपेक्टिव में उनका रेलेवेंस क्या है। अगर हमने उनको कोई एक रोल असाइन किया है तो हाउ मच that role is relevant, how much that role is like किस तरीके से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। तो जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर कहीं ना कहीं इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज। सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं, नॉर्म्स और बिहेवियर और रोल के आधार पर हमने इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी है। और हम ये भी कहते हैं कि क्योंकि जो जेंडर है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशली कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन पर हम इस चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड इट चेंजेस विद टाइम। डिफरेंट समाज में जेंडर को आज भी आप देखो, चाहे आप किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाओ, स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है वो आपको क्लियर कट दिखाई दे जाता है। क्यों दिखाई दे जाता है? क्योंकि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये चीजें बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और हमने लोगों को देखते ही डिफरेंशिएट कर लिया कि अच्छा ये इस वर्ग को बिलोंग करता है और इसका यही रोल हो सकता है। तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो हो सकता हो समय के अनुसार चेंज हो जाए और उसकी डेफिनिशन भी बदल जाती है। तो एक सामान्य शब्दों में अगर हम बोलें तो जेंडर वो शब्द है जिसके माध्यम से हम मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जेंडर के बारे में वैसे तो बहुत बातें की गई लेकिन जेंडर इन पॉलिटिक्स यानी अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक पर्सपेक्टिव से जेंडर को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एरिस्टोटल का रेफरेंस देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब हम राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। और जब वो पॉलिटिकल सिस्टम में, जब वो पॉलिटिकल यानी जो अथॉरिटेरियन सिस्टम वहाँ पे जो तंत्र तांत्रिक व्यवस्था या जो शासन व्यवस्था स्थापित होने की कोशिश हो रही थी, तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहीं न कहीं ये बोल दिया कि जो वुमेन है दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। जो महिला वर्ग है, उसे राजनीति का हिस्सा हम नहीं बना सकते। इस बात को लेकर अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म भी किया गया और उन्होंने ये कहा गया है कि महिलाओं का जो योगदान, अरिस्टोटल ने अपना पक्ष इस तरीके से रखा कि जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो हाउस होल्ड कोर्स में अपना ज्यादा योगदान देती हैं। जो हमारा डोमेस्टिक अफेयर है उसको समझने में कहीं ना कहीं जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। और घर को संभालने की जो कला है वो महिलाओं को ही आती है। तो अगर हम उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो अपने परिवार की तरफ उनकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो उसमें वो उनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक कहीं न कहीं हम कह सकते हैं हाल्फ हार्टेड पार्टिसिपेशन उनका हो पाएगा। तो ना तो वो परिवार को ही ध्यान दे पाएँगी और ना तो ही राजनीति में अपना योगदान दे पाएँगे। तो अरिस्टोटल ने कहीं न कहीं महिलाओं को राजनीति से पृथक करने की बात करी थी। लेकिन अगर हम कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर हम आज की व्यवस्था को देखें तो हमने क्या कहा है, हम इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुरुष और महिला के बीच में जो ये डोमिनेंस की बात की जाती थी, जो पैट्रियार्कल व्यवस्था के बारे में बात की जाती थी, जिसमें हम पुरुष प्रधान समाज के बारे में बात करते थे, तो उस पुरुष प्रधान समाज की जो अवधारणा है उसको
को आज के परिप्रेक्ष्य में हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम महिलाओं को कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने समय में आपने क्या देखा कि महिलाओं को जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनसे बायकॉट किया जाता था। जैसा कि आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा। उनको ये कहा जाता था कि अरिस्टोटल ने जो पर्सपेक्टिव अपना दिया वो बहुत ही एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव उसने देने की कोशिश करी थी। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है उसमें आप क्या देखते हो कि जो महिलाएँ होती हैं आज भी कहीं न कहीं उनको पर्दे में रखा जाता है। पर्दे में रखना गलत नहीं है, लेकिन पर्दे में रखते हुए उनके अधिकारों का इस्तेमाल अगर उनको ना करने दिया जाए तो वो गलत होता है। तो आज का जो समाज है कहीं न कहीं वो महिलाओं को आगे आने की आगे लाने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनकी सोशल लाइफ को कहीं न कहीं एक नया परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश कर रहा है और इस समय जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा कांसेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है, जो लोगों को एक ऐसे समाज को स्थापित करने क्या की व्यवस्था या एक ऐसे समाज को स्थापित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष समान रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, डोमेस्टिक अफेयर्स में भी, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी और सोशल अफेयर्स में भी। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिवली आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सामाजिक रूप से उनके बीच में असमानता है, उसको भी हम कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वालिटी लिटरल टर्म्स में हम स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो हमेशा बना रहेगा। मेन एंड वुमेन के बीच में जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव्स की जो असमानता है वो बनी रहेगी। लेकिन दायित्वों को निर्वहन करने को लेकर अब अगर हम असमानता की बात करें तो उसको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें राइट्स के इस्तेमाल करने का अधिकार हम उनको अधिकारों को इस्तेमाल करने का, उनको उपयोग करने का पूरा अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको उनके रोल्स के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका योगदान है वो एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में आवश्यक है। तो आज जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा अवधारणा है, एक ऐसा कांसेप्ट है जिसने पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अगर हम इस चीज़ को स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो हम कहीं न कहीं हम एक एक ऐसा समाज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया गया है क्योंकि महिलाओं को अगर हमने अधिकार नहीं दिए, महिलाओं को अगर हमने अपॉर्च्युनिटी नहीं प्रोवाइड की, तो दे विल नेवर बी एबल टू कम फॉरवर्ड वो कभी भी आगे नहीं निकल के आ पाएँगी और अपनी जो उनकी इच्छाएँ हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान एक अच्छे समाज की स्थापना में या एक अच्छे तंत्र व्यवस्था की स्थापना में हो सकता है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी व्हिच इन्वॉल्व्स in ensuring that the perceptions, interests, needs, and priorities of the male and women will be given equal weight in planning and decision making. यानी जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो प्लानिंग सिस्टम है, प्लानिंग मैकेनिज्म है, जब वो नीति निर्माण के बारे में बात कर रहा है, तो समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, उसके परसेप्शन यानी उसकी विचारधारा को समझना, उनके इंटरेस्ट को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उनकी प्रायोरिटीज को इक्वल रूप से समझते हुए नीति निर्माण की प्रक्रिया को आगे लेके जाएँगे, ना कि सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को आगे समझते हुए वो जाएँगे। तो महिलाओं को इक्वल राइट्स देना, उनको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देना, उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना और एक इक्वल पर्सपेक्टिव का समाज क्रिएट करना कहीं न कहीं जेंडर इक्वालिटी के कांसेप्ट को स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जब ये सारी चीज़ें अगर ये चीज़ें हो जाती है, अगर हमारा समाज जेंडर इक्वालिटी के कांसेप्ट पर आधारित हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सोशल जस्टिस यानी एक सामाजिक न्याय प्रक्रिया का जो रोल है सामाजिक न्याय प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो समाज में स्थापित हो चुकी है और अल्टीमेटली वो समाज के विकास में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे सकती है। जेंडर को लेकर बहुत सारी इश्यूज के बारे में बात की जाती है लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो है इनइक्वालिटीज इन पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक असमानता हमें दिखाई दी जाती है जिसमें मेल और फीमेल्स को लेस इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा था। इनइक्वालिटीज इन विद इन हाउसहोल्ड्स हम ये क्या कह देते हैं कि ये काम जो है वो सिर्फ महिला कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है। हमने ये माना कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। तो हमने जो पहले ये बोल दिया था कि महिलाओं को सिर्फ चारदीवारी में रहना चाहिए और घर के कामों में ही उनका योगदान है, तो हमने बोला नहीं वो गलत है क्योंकि आज आप क्या देख रहे हो आज की लाइफ में हाउसहोल्ड कोर्स में मेल्स भी कहीं न कहीं अपना योगदान दे जाते हैं, दे सकते हैं और दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक असमानता को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। डिविजन ऑफ लेबर विद इन द इकोनॉमी ये सबसे बड़ा पॉइंट है जेंडर इनइक्वालिटी का, डिविजन ऑफ लेबर विद इन द इकोनॉमी। हमने क्या बोला कि जो मेल्स हैं उनको मतलब ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात अगर आप बात करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहीं न कहीं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई थी। तो हमने ये बोला कि अगर हम सेम रोल
सेम रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी व्यवस्था में, तो हमें सेम अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो लेबर हम डिवाइड कर देते हैं एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, हम मेल के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, ज़्यादा वेटेज देते हैं और फीमेल की सेम रोल और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतना वेटेज नहीं दिया जा सकता है। उसके अलावा कहीं न कहीं पैट्रियार्की सिस्टम आज भी कुछ राज्यों में लगा हुआ है, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज की जो परिकल्पना है, उसको आज भी हम देख रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, मेल्स और फीमेल्स को लेकर लोग कहीं न कहीं आज भी बायस्ड हो जाते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है, वो आज भी हो रहे हैं। तो जेंडर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करना, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना, महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करना, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसको रोकना और व्यक मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष की समान आवश्यकताओं को समझते हुए उनको समाज में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना कहीं न कहीं जेंडर इक्वालिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जेंडर के बारे में कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। अगला आपका विषय है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। सिटीजनशिप को अगर हम एक लाइन में सम अप करने की कोशिश करें तो नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। राज्य और व्यक्ति या राज्य और नागरिक के बीच में, राज्य और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो उनके बीच में जो संबंध होता है, वो होता है सिटीजनशिप, जिसमें हम कहीं न कहीं समाज के प्रति अपना योगदान देते हैं और या प्रशासनिक व्यवस्था में के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था रिस्पॉन्सिबल हो जाती है हमारे सुरक्षा के लिए। तो हमने क्या देखा, सिटीजनशिप भी कहीं न कहीं एक रेसिप्रोसिटी बेस्ड कांसेप्ट है, जहाँ पर हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। एक राज्य का नागरिक होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटी होती है और हम उसका उन रूल्स को निर्वहन करने की कोशिश करते हैं और जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिसके प्रति हमने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल किया, उस राज्य की ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे और हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको सस्टेन करे और उनको प्रोटेक्ट करके आगे लेके जाने की कोशिश करे। सिटीजनशिप के कांसेप्ट में भी अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल का नाम लिया जाता है क्योंकि अरिस्टोटल ने जो बात करी उसमें जो ओल्ड एज पीपल थे या जो डिसीज्ड व्यक्ति था यानी जो बीमार व्यक्ति था, जो वो व्यक्ति जो बूढ़ा हो रहा है और महिलाओं को सिटीजनशिप के कांसेप्ट से अलग रखा गया था। उन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की गई थी। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप था जिसमें कुछ लोगों को दिया जा रहा था। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए सिटीजनशिप का। कुछ ने ये बताया, जैसे अगर आप एरिस्टोटल के बारे में हमने आपसे बात करी तो उन्होंने बताया कि नहीं, महिलाओं को हम नागरिकता नहीं दे सकते। फिर कुछ ने ये बोला कि प्रॉपर्टी बेस्ड राइट होता है सिटीजनशिप का, कि जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ हम उन्हीं को जो है नागरिकता देंगे। फिर ये बोला गया कि अगर कोई स्लेव है, स्लेव्स यानी हमारा दास प्रथा, आपको पता होगा दास प्रथा बहुत ही प्रचलित व्यवस्था थी पाश्चात्य समाज में। तो उन्होंने बोला कि जो दास व्यवस्था को फॉलो करने वाले, दास व्यवस्था यानी जो दास हैं, जो स्लेव्स हैं, जो हमारे नौकर हैं बेसिकली, उनको हमने कहीं न कहीं नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा। लेकिन जैसे ही हमने क्या देखा, स्टेट का मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखा, हमने देखा कि एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था आ गई, तो उस कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को हमने मॉडर्न लिबरल स्टेट के नाम से जाना। मॉडर्न लिबरल स्टेट यानी आधुनिक उदारवादी राज्य व्यवस्था। जब उदारवादी राज्य व्यवस्था के बारे में हमने बात करी तो हमने क्या बोला कि हम डिमांड फॉर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी को क्रिएट करने की कोशिश करी। हमने सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा और हमने समान रूप से नागरिकता का जो अधिकार था वो सभी लोगों को दिया। तो ये है सिटीजनशिप की ओरिजिन, जहाँ पर पहले हमने क्या देखा कि कुछ लिमिटेड लोगों को सिटीजनशिप दी जाती थी, लेकिन आज के उदारवादी राज्य में, आज के आधुनिक राज्य में जो नागरिकता की अवधारणा है, जो नागरिकता का अधिकार है, वो सभी को दिया जा सकता है। सिटीजन्स 2 तरीके के होते हैं, यानी नागरिकता अगर हम दे रहे हैं तो नागरिक 2 तरीके के होते हैं। एक नेचुरल बॉर्न होते हैं और एक नेचुरलाइज्ड होते हैं। नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स कौन से होते हैं? जो जो हू आर अ सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ और ब्लड रिलेशंस, यानी उनका जन्म यहाँ पर हुआ है और इस माध्यम से वो यहाँ पर कहीं न कहीं रह रहे हैं, या ब्लड रिलेशंस यानी उनके जो फादर हैं, उनके जो मदर हैं, वो उस पर्टिकुलर राज्य के नागरिक हैं, तो उन्होंने ये मान लिया कि वी आर द नेचुरल सिटीजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो जन्म के आधार पर या ब्लड रिलेशंस के आधार पर कोई व्यक्ति अगर नागरिकता क्लेम करता है तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है। और नेचुरलाइज्ड प्रोसेस क्या होता है, जहां पर हम फॉरेनर्स को सिटीजनशिप यानी नागरिकता का अधिकार देने की बात करते हैं,
वो किस पर होता है, उसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं। तो अगर उन नियम और शर्तें हर राज्य में, हर कंट्रीज़ में नागरिकता के अधिकार को लेकर अलग-अलग व्यवस्था की गई है, तो ये कहा गया कि ये जो नागरिकता का अधिकार है, अगर हम ये फॉरेनर्स को दे रहे हैं, अगर हम उनको ये राइट दे रहे हैं कि दे कैन बी अ पार्ट, दे कैन बी अ सिटिज़न ऑफ आवर कंट्री, सो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय देम। अगर वो उन नियम और शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो हम उन्हें नागरिकता नहीं प्रदान कर सकते। नागरिकता के बारे में जब आप बात करोगे, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 तक जो है नागरिकता के अधिकार में के बारे में बात किया है। आर्टिकल फ्रॉम 8 टू 11, आर्टिकल 8 टू 11 बेसिकली आर्टिकल 8 टू 11 बेसिकली डील्स विद दिस कांसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। और ये बोला गया कि नागरिकता की अवधारणा क्या है, कौन-सा व्यक्ति समाज का नागरिक हो सकता है, कौन-सा व्यक्ति समाज का नागरिक नहीं हो सकता है। क्या वो प्रोसेस थे जिनके बेसिस पर हमने लोगों को नागरिकता प्रदान करी। अगर कोई एलियन, अगर कोई फॉरेनर्स जो है वो हमारे एलियन जो शब्द है वो फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हू डू नॉट बिलॉन्ग टू आवर लैंड, जो हमारे राज्य का नागरिक नहीं है, उनको हम एलियन या फॉरेनर्स के नाम से एड्रेस करते हैं। तो वो कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से हम उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो नागरिक जैसा आपने समझा 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल बॉर्न, एक नेचुरलाइज़्ड। नेचुरल बॉर्न यानी जन्म या ब्लड रिलेशन के आधार पर, और नेचुरलाइज़्ड यानी जो फॉरेनर्स था लेकिन उसने हमारे यहाँ की नियम शर्तों को पूरा किया और हमने उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान कर दिया। टाइप्स ऑफ सिटीजन्स या क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है दैट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर, जिसे हम जस सांगुइनिस कहते हैं। दोबारा हम आपको बता रहे हैं, सिटीजनशिप बाय बर्थ इज रेफर्ड एज जस सांगुइनिस, यानी इफ एक जो हमारा जो पेरेंट है, एक व्यक्ति है, उसके एक या दोनों पेरेंट्स, यानी उसकी या तो ईदर मदर और फादर, दोनों में से कोई एक, या अगर दोनों एक पर्टिकुलर राज्य के नागरिक है, तो वो जो उनका जो वार्ड होगा, उनका जो बेटा या उनका जो बेटी होगी, दे विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। उन्हें अपने आप वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन के आधार पर उनको नागरिकता का अधिकार दे दिया जाता है। दूसरा है सिटीजनशिप की क्राइटेरिया बोर्न विद इन अ कंट्री, तो जिसको हम जस सोली के नाम से कहते हैं। पहला आपने क्या देखा, जस सांगुइनिस, यानी ब्लड रिलेशंस के आधार पर अगर हमने यहाँ पे जन्म लिया है, या हमने किसी पर्टिकुलर राज्य में जन्म लिया है और हमारे माँ बाप उस पर्टिकुलर राज्य के नागरिक हैं, तो हमें वो नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। लेकिन बोर्न विद इन अ कंट्री यानी जस्ट सोली, सम जो कुछ लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक सिटीजन, एक राज्य के नागरिक हो जाते हैं जिसमें वो जन्म लेते हैं। तो कहीं एक ऐसी नागरिकता को लेकर कुछ ऐसी क्राइटेरियाज हैं जो कंट्री वाइज डिफर हो जाते हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो ये जो जस्ट सोली का कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इस पर्टिकुलर राज्य में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जो है वो उस राज्य का नागरिक हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं सिटीजनशिप बाय मैरिज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में आप देखोगे व्यवस्था है फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। यानी हमने बोला कि अच्छा, हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति हैं, लाइक बेसिकली इफ टू पीपल्स आर गेटिंग मैरिड, और इसमें से एक व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक है और दूसरा व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं है, तो उसको उस राज्य की नागरिकता दे दी जाती है उनकी मैरिज की सेरेमनी के आधार पर, या इस आधार पर कि उन दोनों ने एक साथ न्यूट्रल बॉन्ड को शेयर किया है। तो इफ अ पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक राज्य का नागरिक है, तो उसका जो साथी है, उसका जो हमसफर है, उसको भी कहीं न कहीं उस राज्य की नागरिकता दे दी जाती है। एंड आप लास्ट क्राइटेरिया है नेचुरलाइजेशन का, जो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्या देखा, लीगली वो कंट्री में आते हैं, जो फॉरेनर्स है वो लीगली कंट्री में आते हैं, सारे लीगल प्रोसेस को पूरा करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर उस पर्टिकुलर राज्य में रह जाते हैं, तो उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दिया जाता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, ग्लोबल वैश्विक नागरिकता की अवधारणा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या है ये वैश्विक नागरिकता? हन्ना आरेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर, एनालिस्ट हैं, थी, जिन्होंने ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में बात करी, और उन्होंने ग्लोबल सिटीजनशिप को या नागरिकता की वैश्विक अवधारणा के बारे में एक बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला, एन एथिक ऑफ केयर फॉर द वर्ल्ड। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, एथिक ऑफ केयर फॉर द वर्ल्ड, यानी हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम विश्व के में रहने वाले, या विश्व एक ग्लोबल कंसेप्ट,
सिटीज़नशिप का एक ग्लोबल कांसेप्ट जहाँ पर हम पूरे विश्व के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम एक राज्य के नागरिक तो हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन समाज की तरफ, हमारा कंट्रीब्यूशन उस वैश्विक व्यवस्था की तरफ भी उतना ही बनता है। तो वैश्विक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, अगर हम एक राज्य के नागरिक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम वैश्विक व्यवस्था में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हम एक ग्लोबल सिटीज़न के कांसेप्ट को अवेल कर सकते हैं। ऑक्सफैम ने ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑक्सफैम ने भी ग्लोबल सिटीज़न को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। ग्लोबल सिटी उन्होंने बोला कि ग्लोबल सिटीज़न कौन है? एक वैश्विक नागरिक कौन है? तो उन्होंने बुलाया कि वैश्विक नागरिक वो नागरिक है जो वाइडर वर्ल्ड को समझता है, यानी वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझता है और अपना कंट्रीब्यूशन से अपनी जगह उसमें बना सकता है। एक्टिव रोल देना कम्युनिटी में, लोगों के साथ मिलकर काम करना, अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट करना। अगर हम ये कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम एक ग्लोबल सिटीज़न के कांसेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं। आज की चर्चा का जो लास्ट विषय है, वो है सिविल सोसाइटी और स्टेट। स्टेट के बारे में हमने आपसे बहुत पहले बात कर ली थी कि स्टेट की अवधारणा क्या है? स्टेट एक ऐसा कांसेप्ट है जो कि एक वाइडर कांसेप्ट है, एक लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट है। तो स्टेट को एक कॉन्क्रीट फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के बारे में बात की गई। लेकिन जो स्टेट को लेकर जुड़ा कांसेप्ट है, वो है सिविल सोसाइटी। फिर से जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो सिविल सोसाइटी का कांसेप्ट लॉक और रूसो के बारे में पास से आया था। उन्होंने बोला कि अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें सिविल सोसाइटी का रोल भी अत्यंत आवश्यक है। और सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा कांसेप्ट है जिसमें हमने ये देखा कि लोग क्या हैं, जैसे लोग अपना समूह बनाते हैं। लोग यानी एक एक ऐसा व्यक्ति जो समूहों का निर्माण कर रहा है, उन समूहों में अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एक शब्द में अगर आप समझो तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक इकोनॉमिक मैन यानी एक व्यक्ति जो इकोनॉमिकली वेल अपग्रेडेड है, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्टिवली परस्यू कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से विभिन्न समूहों को जॉइन कर रहा है और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य की अत्यंत आवश्यक ज़िम्मेदारी है कि वो सिविल सोसाइटी का ध्यान रखे, लोगों का ध्यान रखे और ऐसी ही पॉलिसीज़ का निर्माण करे जिसके माध्यम से एक अच्छी सिविल सोसाइटी क्रिएट हो सके। चार्ल्स टेलर ने सिविल सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी क्या है? A web of autonomous associations independent of the state. वेब ऑफ ऑटोनॉमस एसोसिएशंस, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त, एसोसिएशंस यानी समूह। तो एक स्वायत्त समूह है जो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हैं, जो राज्य से अलग हैं, जिसके माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ के लाने की कोशिश की जा रही है। एक कॉमन कंसर्न दिखाया जाता है कि अच्छा ये चीज़ है और इसके माध्यम से हम एक-दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और उनका जो एक्जिस्टेंस है, उनकी जो एक्शन है, वो पब्लिक पॉलिसी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। क्यों अफेक्ट कर रही है? क्योंकि हमने क्या बोला कंसर्न्स के आधार पर उनके शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर हम विभिन्न समूहों को बना रहे हैं, तो राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो लोगों के समूहों के बारे में समझे, सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को समझे, सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंस को समझे क्योंकि राज्य को पता है कि बिना सिविल सोसाइटी के राज्य का अस्तित्व नहीं है और अगर सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को राज्य ने प्रमोट नहीं किया तो स्टेट का जो रोल है, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुल फ्लेजेड तरीके से राज्य निर्वहन नहीं कर पाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य अपने जो जिस जिस कंसेप्ट को लेकर राज्य की उत्पत्ति हुई उस राज्य की उत्पत्ति को वो कहीं न कहीं या तो वो वैलिड नहीं रह जाएगा, एक नलिफाई कांसेप्ट हो जाएगा। तो सिविल सोसाइटी की इम्पोर्टेंस बहुत है, राज्य के लिए भी और एक डुअल आप कह सकते हो कि एक डुअल प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर राज्य जो है वो सिविल सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहा है और उनके इंटरेस्ट और कंसर्न्स के आधारित पर ही कहीं न कहीं एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, जिससे कि सभी व्यक्तियों को राज्य से की व्यवस्था से जोड़ कर रखा जा सके। और साथ ही हम क्या देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी स्टेट के बारे में सोच रहा है क्योंकि जब लॉक और रूसो ने सिविल सोसाइटी के बारे में बात करी, तो उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी एक ऐसा कांसेप्ट है, जहाँ से हम लोगों को निकालेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके माध्यम से लोगों ने स्वीकार किया कि हम अपने ऊपर एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकृति दे रहे हैं। लेकिन वो प्रशासनिक व्यवस्था बनी किससे? वो प्रशासनिक व्यवस्था बनी इस नागरिक समाज से। नागरिक समाज की अवधारणा आज की नहीं है, नागरिक समाज की अवधारणा बहुत
वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज के कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव में नागरिक समाज की अवधारणा अत्यंत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, स्टेट के एक्जिस्टेंस को बनाने में और नागरिकों को उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाने में ये जो कांसेप्ट है अत्यंत आवश्यक है, राज्य के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी। तो आज के सत्र में हमने आपसे बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले हमने आपसे अधिकारों के बारे में बात करी और हमने आपको समझाने की का प्रयत्न किया कि अधिकार क्या हैं? पॉजिटिव क्लेम्स होते हैं। सबसे पहले जब हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि अधिकार क्या है? पॉजिटिव क्लेम्स है। हम सरकार से माँग रहे हैं, लेकिन क्या माँग रहे हैं? कुछ पॉजिटिव चीज़ें माँग रहे हैं। कभी भी नेगेटिव क्लेम्स को सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा सकता। तो हमने सबसे पहले आपसे सरकार के देखिए हमने आपसे अधिकारों के बारे में बात करी कि क्या हैं, क्यों हैं, कैसे आए और क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमने आपसे लोकतंत्र के बारे में बात करी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात करी, उसके फीचर्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में आपको बताया, जिससे आपको एक आपके मन में एक अवधारणा बन जाए कि अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो वास्तव में ये तंत्र जो है वो लोकतंत्र है या नहीं है। उसके बाद हमने आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करने की कोशिश करी कि किस तरीके से लैंगिक समानता को समाज में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है और अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं होता है, अगर पॉलिटिक्स में जेंडर के रोल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, तो ये जो असमानता का कांसेप्ट है वो बना रहेगा। उसके बाद हमने आपसे सिटीज़नशिप के बारे में बात करिए कि कौन-सा व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को प्राप्त कर सकता है, कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिनके माध्यम से हम नागरिकता को समझ सकते हैं और हमने आपसे ग्लोबल सिटीज़नशिप के कांसेप्ट के बारे में डिस्कस किया और अंत में हमने आपसे बात करी स्टेट और सिविल सोसाइटी के बारे में कि क्या स्टेट सिविल सोसाइटी के लिए आवश्यक है, क्या है सिविल सोसाइटी, किस तरीके का समूह है, किस तरीके से हम समूहों का निर्माण कर सकते हैं और हमको ये समझना होगा कि कितने पर्सपेक्टिव हैं सिविल सोसाइटी को लेकर। बहुत सारे पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स ने भी बोला है, फ्रेडरिक एंजल्स ने भी बोला, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी आया सिविल सोसाइटी का, तो विभिन्न माध्यम से विभिन्न कांसेप्ट्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो आज के सत्र में बस इतना ही, बाकी चर्चा आपसे अगले सत्र में करेंगे। नमस्कार।